नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज हम लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। नीट के लिए काफ़ी अच्छा टॉपिक है, हालांकि इससे क्वेश्चन पेपर में कम आते हैं लेकिन इसका यूज टोटल फिजिक्स में रहता है। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है यहाँ जो हम स्टडी करेंगे। ओके, आज हम लॉज ऑफ मोशन में इसके फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स क्या है, इनर्शिया क्या है, इनर्शियल लॉ क्या होता है। ओके, फर्स्ट लॉ ही इनर्शियल लॉ है। इन सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, चैप्टर स्टार्ट करते ही मैं सबसे पहले पॉइंट की बात करूंगा, मोमेंटम। एक नई टर्म आती है मोमेंटम पी वेक्टर। मोमेंटम क्या होता है? किसी भी बॉडी के मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। The total quantity of the motion possessed by a moving body is known as momentum of body. The momentum P equal to हम क्या लिखते हैं? m v वेक्टर लिखते हैं। ओके, मोमेंटम P वेक्टर इक्वल टू m v वेक्टर। तो मोमेंटम की बात कर रहे थे, P इक्वल टू क्या लेते हैं हम? m v वेक्टर लेते हैं। ओके, तो अगर मैं कहूं कि मास कांस्टेंट है किसी बॉडी का, उस केस में मोमेंटम और वेलोसिटी में ग्राफ पूछ ले कोई आपसे, तो उस केस में स्ट्रेट लाइन रहेगा। ओके, और अगर आपके पास मोमेंटम कांस्टेंट है, उस केस में मास और वेलोसिटी में ग्राफ पूछ ले अलग अलग बॉडीज के लिए, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इस मोमेंटम की यूनिट जो होती है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड भी होती है या न्यूटन सेकेंड भी लिखते हैं। ओके, इसकी डायमेंशन जो होती है वो क्या हो जाएगी? m/l(t-1) हो जाएगी। ओके, अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन में। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट आता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इसके लिए आप एनसीईआरटी भी जरूर पढ़ना, आपको मटेरियल मिला होगा उसको भी जरूर पढ़ना। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी विच अपोजेस द चेंज इन द मोशन ऑफ बॉडी। ये क्या करती है? ये अपोज करता है। किसका अपोज करता है? अपोजेस द चेंज इन मोशन। ओके, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो इनर्शिया चाहेगा वो रेस्ट में रहे। अगर वो मोशन में है यूनिफॉर्म में तो मोशन में रखता है, मोशन के चेंज का अपोज करेगा। राइट, यहां पर तीन टाइप का इनर्शिया हम पढ़ते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका इनर्शिया चाहेगा बॉडी रेस्ट में रहे, वो उसके मोशन में आने का अपोज करेगा। ओके, इफ ए बॉडी एट रेस्ट देन इट्स इनर्शिया अपोजेस द मोशन ऑफ बॉडी। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी बस में खड़े हैं, बस भी रेस्ट में है, आप भी रेस्ट में। बस अचानक से चलने लगती है सडनली। जैसे ही सडनली चलेगी तो उस केस में बस मूव करेगी तो आपके पैर जो हैं वो मोशन में आ जाएंगे, लेकिन आपकी बॉडी का अनदर पार्ट का जो इनर्शिया है वो आपको मोशन में आने का अपोज करेगा, वो आपकी बॉडी को रोकने का प्रयास करेगा, जिससे आपके पैर आगे को निकल जाएंगे, बॉडी वहीं रुकी रहेगी, जिससे आप पीछे की ओर गिरते हैं। तो होता है ना, अचानक से बस चलती है तो आप पीछे की ओर। अगर धीरे धीरे बस स्टार्ट होती है तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि धीरे धीरे आपका इनर्शिया भी मोशन में आ जाता है। जर्क लगता है तो उस केस में ऐसे ही कोई स्ट्रिंग है उसको धीरे धीरे खींचते हैं, वो क्या करती है? धीरे धीरे खींचोगे तो वो टूटती है धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद, और जर्क लगाते हैं तो एकदम से टूट जाती है, क्योंकि इनर्शिया की वजह से। ओके, सेकंड देखिए इनर्शिया ऑफ मोशन। कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, मान लो आप बस में खड़े हैं, बस भी यूनिफॉर्म मोशन में, देन आपका इनर्शिया अपोज करेगा उससे रेस्ट में आने का या उसकी मोशन के बढ़ने का अपोज करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप बस में थे, बस यूनिफॉर्म मोशन से चल रही थी, अचानक बस ने ब्रेक लगाई तो आपकी बॉडी का आपका जितना भी इनर्शिया था वो यूनिफॉर्म मोशन में था, वो रुकने का अपोज कर रहा था, लेकिन आपके पैर बस के साथ रुक गए। आपकी बॉडी अभी भी मोशन में थी, तो बॉडी मोशन में थी, पैर रुक गए, तो आप किधर को गिरते हैं? आगे की डायरेक्शन। एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मान लो बस स्ट्रेट लाइन इस डायरेक्शन में जा रही थी, अचानक से टर्न लिया, इधर चले गए। अब जैसे ही आप इधर जा रहे थे तो इधर टर्न लिया तो आपकी बॉडी का इनर्शिया अब भी चाह रहा था इधर जाना है, लेकिन आपका कांटेक्ट जो बस में था वो इधर हो गया। राइट, और जब इधर जाने लगे तो इनर्शिया अब भी इधर जाने की कोशिश करता है, तो आप इस डायरेक्शन में गिरते हैं, आउटसाइड गिरते हैं। ये क्या होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। मेरी बात क्लियर? और भी कई सारे एग्जांपल हैं, जैसे
डस्ट पार्टिकल्स की बात करें, किसी कंबल को आप डंडे से पीटते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, उसको झटकते हैं तो डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, बिकॉज डस्ट पार्टिकल का इनर्शिया उन्हें रेस्ट में रखना चाहता है। लेकिन जैसे ही आप उसे मोशन देते हैं तो टावल क्या है, मोशन कर जाएगा, तो डस्ट पार्टिकल वहीं रह जाते हैं। पेड़ पर कोई फ्रूट्स लगे, आप उसको हिलाते हैं तो फ्रूट नीचे गिरते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप उसको हिलाते हैं उसकी ब्रांचेस मोशन कर जाती है, लेकिन उस फ्रूट का इनर्शिया उसे रेस्ट में रखता है, जिससे ब्रांचेस उससे दूर हटती है तो वो नीचे टूट जाता है और ग्रेविटी के कारण नीचे गिर जाता है। ये इनर्शिया होता है। ओके, इनर्शिया का जो मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास होता है, जिसे आप केजी और ग्राम में मेजर करते हैं। मेरी बात क्लियर? राइट। इसके बाद आता है आपके पास फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं? इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ओके, ये कहता है कि कोई भी बॉडी तब तक यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते। कोई बॉडी तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। ओके, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स बॉडी does not in accelerated motion. Okay, every body continue in its state of rest. Every body continue in state of its rest or state of uniform motion. Okay, in a straight line unless compelled by an external force to change the direction. ये था हमारा फर्स्ट लॉ। कहने का मतलब कोई बॉडी तब तक एक्सेलरेट नहीं होगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाता। जब तक किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहेगा उसका एक्सेलरेशन भी जीरो रहेगा, बिकॉज वेलोसिटी में चेंज होगा तो बॉडी एक्सेलरेट होगी। ओके, अगर एक्सटर्नल फोर्स नॉन जीरो होगा तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? नॉन जीरो हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट लॉ है। इसका मतलब फोर्स क्या करता है? फोर्स किसी भी बॉडी की मोशन में चेंज करता है। मेरी बात क्लियर? फोर्स अब तक हम क्या करते कहते थे, किसी बॉडी को पुश करना, किसी बॉडी को पुल करना फोर्स होता है। नहीं, फोर्स इज ए फैक्टर विच चेंज द शेप और साइज ऑफ बॉडी और विच चेंज द मोशन ऑफ ए बॉडी। ओके, एक फोर्स ऐसे कॉज है, फोर्स एक ऐसा फैक्टर है जो बॉडी की मोशन को भी चेंज करता है, उसे हम फोर्स कहते हैं। राइट, हम इस चैप्टर के अंदर फोर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले फोर्स के बारे में बता दूं आपको कि फोर्स को हम कितने टाइप से पढ़ते हैं, फोर्स कैसे कैसे एक्ट करते हैं। ओके, फिर हम इस चैप्टर पर आगे बढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट हम बात करेंगे फोर्स के बारे में। देखिए, फोर्स क्या है? It is a factor which change the motion of a body. Okay, which try to change the motion of a body. जरूरी नहीं है चेंज करे, लेकिन ट्राई की उसने चेंज करने की। ओके, हम यहाँ तीन टाइप का फोर्स पढ़ते हैं। पहला फोर्स होता है फील्ड फोर्स। तीन तरह का फील्ड फोर्स हो सकता है। फील्ड फोर्स में जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट बोथ बॉडीज आर इन कंटेक्ट। दूर दूर रहते हुए भी वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। For example, the gravitational force between 2 point masses, the electrostatic force between 2 point charges. Okay, आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ। सबसे पहले बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड आपके पास है इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू चार्ज होता है, तीसरा अपने पास है मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड होता है। टोटल अपने पास तीन फोर्स होते हैं, जो क्या होते हैं? तीनों फोर्स आपके पास क्या होंगे? फील्ड फोर्स होंगे। कौन कौन से? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। इसके बाद दूसरे टाइप का फोर्स आता है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, राइट, बॉडी के लिए, हालांकि इट इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, जिसे हम कंटैक्ट फोर्स कहते हैं। राइट, कंटैक्ट और अटैचमेंट, फोर्स ऑफ अटैचमेंट, दो कैटेगरी है। एक कंटैक्ट फोर्स है, एक फोर्स ऑफ अटैचमेंट। इसमें दो कैटेगरी आती है, एक तो कंटैक्ट फोर्स है एंड अनदर
फोर्स ऑफ अटैचमेंट। राइट। कांटेक्ट फोर्स अपने पास दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक नॉर्मल रिएक्शन होती है और दूसरा फ्रिक्शन फोर्स। अटैचमेंट फोर्स भी दो तरह के होते हैं। अगर दो बॉडी को आपने स्ट्रिंग से अटैच किया है तो एक स्ट्रिंग फोर्स होगा, और स्ट्रिंग फोर्स को अपन टेंशन भी लिखते हैं, टेंशन, और एक स्प्रिंग फोर्स। स्ट्रिंग और स्प्रिंग, दो बॉडी को एक स्ट्रिंग से भी जोड़ सकते हैं अपन, और हो सकता है दो बॉडी आपस में एक स्प्रिंग से भी जुड़ी, राइट। उस केस में अटैचमेंट फोर्स क्या होगा? स्ट्रिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। दिस ऑल फोर्सेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। किसके कारण होता है? ड्यू टू इंटरमोलेकुलर फोर्स, ड्यू टू इंटरमोलेकुलर फोर्स, ड्यू टू इंटरमोलेकुलर फोर्स, इंटरमोलेकुलर फोर्स। कहने का मतलब ये चारों किस कैटेगरी के हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। बोथ आर आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इट इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एक कंसेप्ट आता है, दीज फोर्सेस कौन कौन से? 1, 2 एंड ऑल ऑफ 4। ये 6 फोर्सेस एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑल फोर्सेस आर डिपेंड ऑन चार्ज। अगर आप किसी ऐसे यूनिफॉर्म की, ऐसे यूनिवर्स की बात करें इन विच इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट, कह दे किसी ऐसा यूनिवर्स, ऐसा मैटर बन गया जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, एटम्स है ही नहीं, ओके, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन लेस, एटम लेस किसी यूनिवर्स, किसी मैटर की बात करते हैं, देन इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो हो जाएगा, मैग्नेटिक जीरो होगा। ये तो और भी रीजन होते हैं जीरो होने के, मान लो चार्ज नहीं है तो भी जीरो हो जाता है, बट ये जीरो नहीं होते उस केस में, तब ये भी जीरो हो जाएंगे। मान लो मेरे पास कोई स्ट्रिंग है बट उसमें कोई एटम नहीं है, ओके, वहां कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, देन वी कैन से द स्ट्रिंग फोर्स मतलब टेंशन इज जीरो। Two bodies are in contact which have no atoms, which have no electrons, then the normal reaction between both will be zero. Friction force between both will be zero. If a spring have a material which have no atoms, then spring force is also zero. Okay. If electrons does not exist, then these four forces does not exist. मेरी बात क्लियर? But gravitational force will be exist. Okay. अब मैं इनको अलग अलग बात करूं, इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, हम इन दो को नहीं पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, 12th वाले सिलेबस में पढ़ते हैं, राइट। इस चैप्टर के अंदर हम ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन और स्प्रिंग फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम फ्रिक्शन फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं बारी बारी से इन सभी के बारे में आपको बता रहा हूं, राइट। फर्स्ट हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? मान लीजिए मेरे पास दो पॉइंट मासेस है m1 एंड m2 एंड दे आर एट ए डिस्टेंस r, देन दे अट्रैक्ट टू ईच अदर विद द सेम फोर्स व्हिच इज नॉन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हिच इज अट्रैक्शन इन नेचर। द ग्रेविटेशनल फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन इज गिवन एज g m1 m2 बाय, कोई कंफ्यूजन? मान लीजिए आपके पास ये अर्थ है, इसकी रेडियस क्या है r, मास ऑफ अर्थ क्या है m में। ए बॉडी इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विच हैव मास m, देन बॉडी पर भी अंदर को एक फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और अर्थ पर भी उतना ही फोर्स ऊपर को लगेगा, वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स Fg इक्वल टू जी me m बाय r, लिख सकते हैं। बट फॉर अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, आपने ग्रेविटी में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आप पढ़ते हैं g इक्वल टू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जी me बाय r स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या लेते हैं? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? तो आप कह सकते हैं यहां पर g क्या है आपके पास? g आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। इन दिस केस ये आपके पास g होगा, तो आप क्या लिखोगे? ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू mg, और mg क्या है? वेट ऑफ बॉडी,
वेट ऑफ बॉडी। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अब देखिए, जब हम अलग अलग दोनों पर फोर्स देखेंगे, अर्थ और बॉडी पर देखें, तो अर्थ और बॉडी के लिए आप क्या कह सकते हैं? ये अर्थ है आपके पास, ये इसका सेंटर था, ये आपने कोई बॉडी रखी है m मास की, इस पर नीचे को वेट लगेगा mg, अर्थ पर ऊपर को वेट लगेगा mg। मेरी बात क्लियर? मान लो बॉडी को आपने यहां रख दिया, तो यहां पर mg लगेगा इधर, इसका मतलब mg ऑलवेज किधर होता है? अर्थ के सेंटर की ओर होगा, टुवर्ड द सेंटर। हम नॉर्मली सरफेस पर हैं तो हम डाउनवर्ड लेते हैं, क्योंकि सेंटर क्या है? डाउनवर्ड। हम नॉर्मली किसी भी बॉडी पर क्या लेते हैं? ये कोई बॉडी है, इस पर हम फोर्स क्या लेंगे? नीचे को क्या होगा? वो mg। mg क्या है मेरे पास? वेट। तो जब जब आप क्वेश्चन करोगे तब तक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? ए डायग्राम which represent the all forces acted on a body is known as free body diagram। क्लियर? और फ्री बॉडी डायग्राम पर वेट always acted in downward direction और which is equal to mg। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, आपको ऑलवेज वेट लेना है, किधर लेना है? mg डाउनवर्ड। चाहे बॉडी ऐसे रखी है, चाहे बॉडी आपके पास किसी स्ट्रिंग से हैंगिंग है, तो भी इस पर आप क्या लोगे? नीचे को mg। चाहे कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर रखी है, तो भी आप ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लोगे? नीचे की ओर लोगे, क्या लोगे? mg। मेरी बात क्लियर? चाहे कोई बॉडी ऐसे किसी स्ट्रिंग से किसी फोर्स के द्वारा इस तरह से है, तो भी इस पर mg किधर लोगे? नीचे। तो फर्स्ट आपने क्या फोर्स पढ़ा? वेट। वेट मतलब mg। बॉडी कहीं भी है, कैसे भी है, उस पर ऑलवेज आप क्या रिप्रेजेंट करोगे? वेट। वेट मतलब mg, और किधर लोगे? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेकंड पार्ट था आपके पास नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या थी आपके पास? देखिए, नॉर्मल रिएक्शन की बात करें, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन n क्या है? जब भी आप किसी भी सरफेस पर कोई बॉडी रखते हैं, then a force exerted by each body on another when two bodies are in contact, necessarily condition क्या है? both bodies should be in contact with each other। if there is no contact, if body does not contact with another body, then there is no normal reaction between both bodies। मेरी बात क्लियर? पहली कंडीशन, both bodies should be in contact with each other and at contact point and perpendicular, in the perpendicular direction, both bodies exert a force on each other which is known as a normal reaction। for example देखें, मेरे पास कोई बॉडी थी, यहां रखी थी मैंने, इस ग्राउंड के कंटेक्ट में थी, इट इज ग्राउंड, देन आप कह सकते हैं ग्राउंड का कंटेक्ट ये है, परपेंडिकुलर ये है, ग्राउंड एक्सर्ट ए फोर्स ऑन बॉडी अपवर्ड एंड बॉडी एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ग्राउंड डाउनवर्ड। दिस वन क्या है? बाय अर्थ ऑन ब्लॉक द बॉडी, राइट? और ये क्या है? ऑन बॉडी ड्यू टू, सॉरी, ऑन अर्थ ड्यू टू बॉडी। क्लियर? मान लीजिए आपके पास ऐसी कोई कहानी आती है, आपके पास ये कांटेक्ट है, मान लीजिए ये ग्राउंड था, ये आपके पास कोई ए ब्लॉक है, ये आपके पास कोई बी ब्लॉक है, ये आपके पास कोई सी ब्लॉक, राइट? देन देखो, फॉर सी वन कांटेक्ट एट दिस पॉइंट, राइट? इसका मतलब ये ऊपर को नॉर्मल होगा, ये नीचे। बी के लिए दो कांटेक्ट, आप इधर से लग जाए, एक बार एक पॉइंट से स्टार्ट कर दे। मान लो ये ग्राउंड के साथ कांटेक्ट है, ऊपर को N1 और नीचे को N। ये क्या है? ऑन अर्थ ड्यू टू ए होगा, और ये क्या है? ऑन ए ड्यू टू अर्थ। कोई कंफ्यूजन?
यहां देखिए, इस पर ऊपर को N2 होगा और इतने ये नीचे को N2 लगाएगा। ये क्या है, किस पर लग रहा है, ये A पर लग रहा है ना, ये भी A पर है, ये भी A पर, तो ये क्या है, ऑन A ड्यू टू कौन लगा रहा है, B, किसके कारण, B। ये क्या है, ऑन B किसके कारण, ड्यू टू A, कौन लगा रहा था, नीचे वाला। यहां देखें, ये N3 है, ये भी N3 है, ये N3 किस पर है, नीचे को आ रहा है ना, ये दोनों N2 और N3 किस पर थे, B पर, ऑन B कौन लगा रहा है, ड्यू टू C। और ये N3 देखिए ऑन C ड्यू टू, मेरी बात क्लियर। तो जहां भी आपने कांटेक्ट देखा वहां नॉर्मल क्या होगा, एक बॉडी के कारण दूसरी पर। ए पर दो कांटेक्ट है, अर्थ का और बी का, तो ये दोनों फोर्स क्या है, ए पर, देखो ए के अंदर है ना, ये बी के अंदर ये दो थे, N3 N2, सी के अंदर अकेला ही था, अर्थ पर भी अकेला ही था। ओके, तो ये आपके पास नॉर्मल हो जाएगी, कोई कंफ्यूजन। जैसे और देखिए, मान लीजिए ये इनक्लाइन प्लेन है, यहां कोई ब्लॉक रखा है, ये ए है, ये बी, तो ये ग्राउंड पर था, तो यहां नॉर्मल लगेगा ना, N1। ये क्या है, ऑन ए ड्यू टू अर्थ, और ये क्या है, ऑन अर्थ ड्यू टू ए। यहां देखिए कांटेक्ट ये रहा, तो नॉर्मल इधर होगा क्योंकि वो इसके परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। ये क्या है, N2, ये भी क्या है, N2, तो ये N2 किस पर आ रहा है, दोनों किस में थे, ए में। आप लिख सकते हैं ऑन ए किसके कारण, ड्यू टू बी, और ये किस पर था, इसको ऐसे भी दिखा सकते थे, ऊपर भी दिखा, कोई दिक्कत नहीं। ये किस पर है, ऑन बी किसके कारण, ड्यू टू, कोई कंफ्यूजन। अब एक होता है फ्री बॉडी डायग्राम, एक होता है अकेले नॉर्मल दिखाना। अब अगर यहां सभी का फ्री बॉडी डायग्राम पूछता आपसे, तो फ्री बॉडी डायग्राम होता है जो सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है। ये फ्री बॉडी डायग्राम नहीं है जो मैंने दिखाया, ये केवल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉर्मल को। अब देखो, इस ईच बॉडी में वेट लगेगा जो मैंने कहीं रिप्रेजेंट नहीं किया। अब मुझे अगर करना पड़े तो आपको पता है वेट ऑलवेज किधर लेते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो मैं इस बॉडी का बात करूं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो इस बॉडी पर किधर है, नॉर्मल ऊपर को है ना, तो बॉडी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, ऊपर को नॉर्मल है, नीचे को mg, ये क्या है, FBD है, फ्री बॉडी डायग्राम किसका, एक बॉडी का। क्लियर। अगर अर्थ का कह देता, तो अभी मैंने आपको बताया था कि अर्थ पर क्या होता है, अर्थ पर वेट किधर लगता है, ऊपर को लगता है, और अर्थ पर नॉर्मल किधर लग रहा है, नीचे को, पढ़ाया था ना मैंने। अर्थ पर कोई बॉडी पड़ी है, तो इस पर mg नीचे को, ये mg किस पर है, ऑन अर्थ ड्यू टू ब्लॉक। तो अर्थ के लिए क्या हो जाता, अगर अर्थ के लिए पूछ लेता, तो अर्थ पर mg ऊपर को और नॉर्मल किधर है, ये तो पढ़ा ही नहीं, क्या हो गया, कुछ नहीं भाई, सिर्फ यही है। mg किधर लगना था, ऊपर को, और नॉर्मल अर्थ पर किधर लग रहा है, नीचे को, तो n नीचे को, mg ऊपर को, राइट। नेक्स्ट, अब इसका मतलब ये नहीं आप कहोगे सर mg तो ऑलवेज नीचे को होता है, ऑलवेज डाउनवर्ड होता है फॉर बॉडीज, बट फॉर अर्थ इट विल बी अपवर्ड। अर्थ के लिए ऑलवेज किधर होता है, अपवर्ड डायरेक्शन। मेरी बात क्लियर। अब इधर आ जाओ, आपको ए का पूछे कोई फ्री बॉडी डायग्राम बताओ, ए का, ए पर वेट किधर लगना है, नीचे को, मान लो m1 इसका मास, ए पर नॉर्मल किधर लग रहा है, ये दो लग रहे हैं ना, ये दोनों नॉर्मल किस पर है, ए पर है। एक किधर लग रहा है, ऊपर को N1, और एक लग रहा है N2 नीचे। तो ये क्या हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम हो गया किसका, ए का। अगर मेरे को बी का पूछा जाता, तो बी पर mg नीचे लगना था, मान लो मास m2 है तो m2g। अब बी पर ये दो नॉर्मल लग रहे हैं ना, N2 लग रहा है ऊपर को और N3 लग रहा है। और अगर मैं C की बात करूं, तो C पर क्या होगा, C पर नॉर्मल तो एक ही था, और वेट किधर है इसका, नीचे को, मान लो m3 मास है तो क्या लिखोगे, m3g। ये किसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, C का। कोई कंफ्यूजन। अब यहां देखो, या मान लो इसका मास m1 था तो किधर जाएगा, नीचे को, किसके लिए, A के लिए।
और इस पर नॉर्मल किधर लग रहा है, ये दो नॉर्मल है ना इस पर, ए पर, एक तो n1 ऊपर को है, एक कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो कितना है n। तो कंफ्यूजन, इस पर देखें नॉर्मल तो इधर है, वेट किधर हो गया बी का, नीचे को, और नॉर्मल किसी एंगल पर हो जाएगा और वो क्या है n। कोई कंफ्यूजन? तो ये फ्री बॉडी डायग्राम है। जब भी आपके पास नॉर्मल की बात करे और किसी स्फेरिकल बॉडी के लिए पूछे तो उसके एवरी स्फेरिकल पार्ट पर नॉर्मल जो होगा वो किधर होगा, टुवार्ड द सेंटर होगा, क्योंकि उस पॉइंट पर टेंजेंट क्या होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, किसके, रेडियस। जब भी आपके पास कोई स्फेरिकल बॉडी आ जाए तो उस केस में नॉर्मल आपको शो करना हो तो इट इज ऑलवेज अलोंग द लाइन, कौन सी लाइन, रेडियस लाइन। जैसे ये रहा, ये मान लो कोई स्फेरिकल बॉडी, यहां पर कोई इसके कांटेक्ट है, मैं केवल स्फेरिकल बॉडी पर नॉर्मल बताऊंगा, यहां पर कोई इसके कांटेक्ट है, राइट, यहां पर कोई इसके कांटेक्ट है, तो इसका सेंटर ये रहा, तो एक तो अर्थ के कारण किधर होगा, इधर को होगा, इसके कारण किधर होगा, इधर होगा, इसके कारण किधर होगा, इधर होगा, इसके कारण किधर होगा, इधर होगा। मतलब चारों तरफ से जो फोर्स होंगे वो किधर होंगे, इस पर टुवार्ड द सेंटर होंगे, नॉर्मल की जब हम बात करेंगे। ओके, तो ये आपने इस तरह से नॉर्मल देखने हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपके पास, नेक्स्ट फोर्स आता है जिसे हम कहते हैं नेक्स्ट फोर्स, इस पर आ जाएगा टेंशन, जो स्ट्रिंग के कारण लगता है। ओके, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, यहां मैं कुछ नहीं बता रहा फ्रिक्शन के बारे में, एक बार आपको फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हम अगला चैप्टर ही पूरा अपना फ्रिक्शन फोर्स का है, वहां स्टडी करें। देखिए स्ट्रिंग फोर्स की बात करते हैं, टेंशन, टेंशन ऑलवेज क्या होती है, अवे फ्रॉम द कांटेक्ट पॉइंट होती है, अवे फ्रॉम कांटेक्ट पॉइंट होती है। देखो किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल क्या थी, नॉर्मल क्या थी, पुशिंग फोर्स था, मैं खड़ा हूं, मेरे पर नॉर्मल किधर लग रहा है, अपवर्ड, मेरे को ऊपर को पुश कर रही है, मेरे को किधर पुश कर रही है, ऊपर को। कोई ब्लॉक था ना, यहां पड़ा था, तो इस पर नॉर्मल किधर लगी, ऊपर को लगी ना, ये क्या कर रही है, इस ब्लॉक को ऊपर को पुश कर रही है। नॉर्मल इरेक्शन क्या थी, एट एनी पॉइंट इट इज ए पुशिंग फोर्स, पुश कर रही थी। लेकिन टेंशन जो होती है ये ऑलवेज क्या होती है, किसी भी बॉडी के लिए पुलिंग फोर्स होती है। इसका मतलब किसी पॉइंट पर अगर ये पुलिंग के अपोजिट है तो इसका मतलब ये उस बॉडी को अपोजिट, मान लो मोशन उधर को है, टेंशन इधर को है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रही थी। मेरी बात क्लियर? तो ये क्या है, पुलिंग फोर्स है, और ऑलवेज फ्रॉम अवे फ्रॉम कांटेक्ट पॉइंट होता है, मतलब टुवार्ड द सेंटर। अब कुछ केसेस बनते हैं व्हेन स्ट्रिंग इज massless and inextensible, then tension will be same everywhere in string। मान लो मेरे पास ये दो ब्लॉक है, दे आर कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग and pulled by a force F। तो आप कह सकते हैं इस पॉइंट पर टेंशन T होगी, इस पॉइंट पर टेंशन, बीच में भी आप कहीं भी देखोगे दोनों तरफ टेंशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। एवरी पॉइंट पर इसमें टेंशन की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। अब यहां देखो, किसी भी पॉइंट पर टेंशन देखेंगे वो T रहेगी। कंडीशन क्या है, स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, खींचने पर उसमें एक्सपेंशन नहीं होता। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए और एग्जांपल देखो, जैसे ये पुली है, मान लीजिए इधर दो मास है, एक मास m1 इधर है, एक मास m2 इधर, और इसमें एक कंडीशन और जुड़ दी, क्या है वो, पुली इज फ्रिक्शनलेस।
उस केस में क्या है, दोनों तरफ टेंशन एवरी पॉइंट पर क्या होगी, सेम होगी। और याद रखना कंटेक्ट पॉइंट से दूर जाएगी, अवे, अवे फ्रॉम कंटेक्ट पॉइंट एंड टुवर्ड द स्ट्रिंग, टुवर्ड द सेंटर ऑफ स्ट्रिंग। जैसे ये रही, अवे तो है लेकिन सेंटर इधर ही है कहीं, अवे तो है सेंटर इधर ही है, ये कंटेक्ट है, इस पोर्शन का सेंटर तो ऊपर होगा ना, ये कंटेक्ट पॉइंट है, इसका सेंटर यहां कहीं होगा, तो एवरी पॉइंट पर क्या होगी, अवे होगी और टुवर्ड द सेंटर हो जाएगी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इसी के अंदर ये आपके पास फर्स्ट एग्जांपल था, ये सेकंड एग्जांपल, इसी के अंदर एक थर्ड एग्जांपल आ जाता है। स्ट्रिंग तो मासलेस है, स्ट्रिंग तो मासलेस है, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, बट पुली इज फ्रिक्शनल, पुली फ्रिक्शनल है, और फ्रिक्शनल होगी तो जब भी मास कोई मूव करेगा तो स्ट्रिंग उसके साथ, स्ट्रिंग के पुली भी मूव कर जाएगी। मान लो ये ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो आप कह सकते हैं इस केस में पुली भी रोटेट कर जाएगी। अब रोटेट करेगी तो टॉर्क का केस आ जाएगा, टॉर्क का मतलब आपके पास रोटेशन का केस आ जाएगा। इधर को रोटेट कर रही है, टॉर्क किसका लगेगा, एक इधर टेंशन होगी, एक इधर टेंशन होगी। इधर वाला टॉर्क आर क्रॉस एफ बाहर को है, इधर वाला क्या है, आर क्रॉस एफ अंदर को है। टॉर्क क्या होता है, पढ़ा है ना, आर क्रॉस एफ होता है। सेंटर से आर क्या है, ये एफ मतलब नीचे को फोर्स, तो आर क्रॉस एफ किधर आ रहा है, अपवर्ड, और इधर से देखिए आर क्रॉस एफ किधर जा रहा है, डाउन, और घूम किधर रही है, रोटेट ऐसे, और ये अपवर्ड हो रही है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट अपवर्ड आ रहा है, ये अपवर्ड था, ये डाउनवर्ड, इन दोनों का रिजल्टेंट अपवर्ड है, इसका मतलब अपवर्ड वाला ज्यादा था, इसका मतलब ये ज्यादा। ये कब ज्यादा होगा, जब ये टेंशन ज्यादा होगी और ये टेंशन कम। इस केस में आप कह सकते हैं T1 शुड बी ग्रेटर देन T। जब पुली फ्रिक्शनल होगी देन टेंशन विल बी डिफरेंट ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ पुली। ओके, और टेंशन जिधर वो जा रही है उधर वाली ज्यादा होगी, दूसरे वाली कम हो जाएगी। और लास्ट इसमें एक पॉइंट और आता है, सेकंड केस कह सकते हैं, क्या आता है, व्हेन स्ट्रिंग इज मस देन टेंशन विल बी डिफरेंट एट अ डिफरेंट पॉइंट। इस पॉइंट को समझने के लिए मैं एक चौथा एग्जांपल और लेता हूं यहीं पर। मान लीजिए मेरे पास 3 या 4 ब्लॉक हैं, राइट। अब अलग अलग स्ट्रिंग होगी तो टेंशन भी अलग अलग होगी। यहां T1 है, यहां पर क्या है, मैं केवल इतने से सिस्टम की बात करूं, केवल इतने सिस्टम की बात करूं तो इस सिस्टम पर पुलिंग फोर्स कौन है, T1। और अगर मैं इतने सिस्टम की बात करूं, इस पर पुलिंग फोर्स कौन है, T1 विल बी कैंसल टू T1, तो क्या बचेगा, केवल T2, क्योंकि दो अपोजिट फोर्स है, उनका रिजल्ट क्या होता है, 0, केवल क्या बचा, T। और मैं इतने सिस्टम पर बात करूं तो मैं कह सकता हूं T1 को कैंसिल कर देगा, T2 केवल क्या बचेगा, F। इसका मतलब पूरे सिस्टम के लिए F क्या है, पुलिंग फोर्स है, जो किसको पुल कर रहा है, M1 M2 और ज्यादा मास को पुल कर रहा है। T2 क्या है, पुलिंग फोर्स है जो पुल कर रहा है M1 और M2 को, और T1 क्या है, पुलिंग फोर्स जो पुल कर रहा है किसको, M1 को। T1 सबसे कम मास को पुल कर रहा है, T2 उससे ज्यादा मास को पुल कर रहा है, और F सबसे ज्यादा मास को पुल कर रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हैं F सबसे ज्यादा होगा, T2 उससे कम होगा, और T1 सबसे कम होगा। कहने का मतलब जो टेंशन ज्यादा मास के लिए पुलिंग फोर्स होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जो कम के लिए होगी उसकी वैल्यू कम होगी। अब देखो, जैसे मान लो ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का मास ms है, लेंथ L है, राइट। जैसे मान लो ये कोई ब्लॉक है, ये एक स्ट्रिंग है, ये फिर ब्लॉक, और इसको इधर को आप पुल कर रहे हैं, इसका मास ms। इन दोनों एग्जाम्पल को देखिए,
अगर मैं 3 पॉइंट की बात करूं यहां पर, ये कोई P पॉइंट है, ये कोई Q पॉइंट है, ये कोई R पॉइंट। जो P पॉइंट पर टेंशन होगी वो किसको ऊपर लिफ्ट कर रही है? केवल इसके वेट को ना। यहां पर जो ये ऊपर लिफ्ट करेगी, किसको लिफ्ट करेगी? इसके वेट को। जो यहां पर है वो किसको लिफ्ट करेगी? इतने के वेट को, इसका प्लस इस मास का, क्योंकि पूरी का मास है। और जो ये है, ये इस मास और इस पूरे मास को लिफ्ट करेगी। तो ज्यादा कौन लिफ्ट कर रहा है? आर। इसका मतलब आर की टेंशन ज्यादा होगी, क्योंकि उससे कम होगी पी की सबसे। अब ये सिस्टम है, इधर को मूव कर रहा था। मेरे पास फिर से 3 पॉइंट है, पी क्यू आर। अब जो P पॉइंट है वो पुल किसको कर रहा है? F पुल किसको कर रहा है? सारे मास को। P पुल किसको करेगा? M2 और इसको, M2 और इस पूरे मास को। Q किसको पुल करेगा? M2 और इस मास को, जो कंपैरेटिवली पहले वाले से क्या हो गया? कम। और R किसको पुल करेगा? केवल M2 को। तो R सबसे कम मास को पुल कर रहा है, Q उससे ज्यादा को, P उससे ज्यादा को, F सबसे ज्यादा को। इसका मतलब F सबसे ज्यादा होगा, P पर टेंशन कम होगी, Q पर उससे कम, और R पर क्या होगी? सबसे कम होगी। कहने का मतलब सीधा सा फंडा क्या निकलता है? जो ज्यादा टेंशन, ज्यादा मास को पुल कर रही है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जो कम मास को पुल कर रही है उसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। मेरी बात क्लियर? तो हम कह सकते हैं when the mass of a string is not zero, string is not massless, then tension will be different at different points. क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ये था आपके पास फंडा किसका? टेंशन का। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या है? अब स्प्रिंग फोर्स क्या है? जैसे आपने पुली के लिए पढ़ा, सॉरी स्ट्रिंग के लिए स्प्रिंग फोर्स पढ़ा, ऐसे एक स्प्रिंग फोर्स होगा। ओके, उसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल में बताता हूं। जब भी आप किसी स्प्रिंग को दोनों साइड से किसी फोर्स से खींचते हैं, जरूरी है फोर्स दोनों तरफ होना चाहिए, देन उसमें एक्सपेंशन होगा। और अगर आप उसे दोनों तरफ से कंप्रेस करेंगे तो उसमें कंप्रेशन होगा, राइट? उस केस में स्प्रिंग पर क्या है? उसके एक्सपेंशन या कंप्रेशन के अपोजिट एक फोर्स लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग फोर्स। माइनस शो करता है कि जिधर उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर को हुआ है, तो इसके अंदर एक फोर्स लगेगा Fs, इसके अंदर एक फोर्स लगेगा Fs, जो एवरीवेयर सेम होगा, और वो क्या होगा? माइनस kx। x क्या है इसमें? एक्सपेंशन या कंप्रेशन। और k क्या है आपके पास? फोर्स कांस्टेंट है, राइट? और फोर्स कांस्टेंट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड लेंथ ऑफ स्प्रिंग, राइट? अब देखिए, अगर आपने कंप्रेस किया था तो यहां पर फोर्स बाहर को लगेगा, स्प्रिंग फोर्स। आपने कंप्रेस किया है तो बाहर को लगेगा। अगर ये F फोर्स है तो आप इनको ऐसा भी लिख सकते थे, Fs इक्वल टू क्या होगा? F। मेरी बात क्लियर? किसी भी स्प्रिंग की अगर लेंथ, इफ नेचुरल लेंथ ऑफ ए स्प्रिंग इज L, देन आप लिख सकते हैं KL इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट होगा, मतलब K इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा L। मेरी बात क्लियर? अगर आपके पास कोई स्प्रिंग था, उसको आपने दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया, तो उसकी लेंथ हाफ हो जाएगी, और लेंथ हाफ होते ही उसका K क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ओके, अकेले नेचर पर डिपेंड नहीं करता, मटेरियल सेम है फिर भी अलग हो गया, क्योंकि लेंथ पर भी डिपेंड करता है। ये स्प्रिंग था जिसकी लेंथ क्या थी? L, और इसका कांस्टेंट क्या था? K। हमने क्या किया? कट कर दिया इसको दो इक्वल पार्ट, एक पार्ट ये बन गया, एक पार्ट ये बन।
इसकी लेंथ भी L/2 होगी, इसकी भी L/2, तो लेंथ आधी होगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट इसका क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा। उसके क्या रहता है ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। अब यहाँ दो केस आते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन आता है इनका और एक इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है। ओके, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। उस केस में क्या होगा देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या लिखते हैं, उसकी कंडीशन क्या होती है, उसकी कंडीशन होती है कि एक्सपेंशन और कंप्रेशन बोथ आर डिफरेंट। मान लीजिए मेरे पास ये दो स्प्रिंग है, ये K1 है, ये K2 है, फोर्स क्या है सेम, तो आप कह सकते हैं कि F1 और F2 सेम होंगे, लेकिन X1 और X2 सेम नहीं होंगे। क्लियर, F1 F2 सेम होगा जो K इक्विवेलेंट X के बराबर हो। मेरी बात क्लियर, आप कह सकते हैं यहां से X1 X2 इक्वल नहीं है तो X क्या होगा, X1 इसमें एक्सपेंशन, X2 इसमें एक्सपेंशन। आपको पता है X को आप क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू माइनस के इक्वलेंट X लिख सकते हैं। X1 को क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू माइनस K1 X1 लिख सकते हैं, F इक्वल टू माइनस K2 X2। जितना फोर्स इधर लगाएंगे उतना ही इनमें इंडिविजुअल होगा, तो उस केस में आपके पास क्या होगा माइनस F बाई KS माइनस F बाई K1 और माइनस F बाई K2। अगर आप माइनस F को यहां से कॉमन लेकर कैंसल आउट करेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट क्या हो गया 1 बाई KS इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई, और N स्प्रिंग्स के लिए क्या होगा 1 बाई KS इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 प्लस 1 बाई KN। मेरी बात क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक्सपेंशन या कंप्रेशन या दोनों ही, एक्सपेंशन या कंप्रेशन या बोथ सेम हो। मतलब क्या हुआ इसका, या तो दोनों में एक्सपेंशन हो रहा है या दोनों में कंप्रेशन हो रहा है या एक में एक्सपेंशन हो रहा है और दूसरे में कंप्रेशन हो रहा है। जैसे देखिए ये दोनों में या तो एक्सपेंशन होगा या दोनों में क्या होगा कंप्रेशन होगा। आप फोर्स बाहर को लगाएंगे दोनों एक्सपेंड होंगे, अंदर को लगाएंगे दोनों कंप्रेस होंगे, या फिर आपके पास एक में एक्सपेंशन है दूसरे में कंप्रेशन है। ये आपके पास L कांस्टेंट रहेगा, तो जब इधर जाएगा तो ये एक्सपेंड हुआ तो ये कंप्रेस हुआ, तो एक एक्सपेंड होगा दूसरा कंप्रेस होगा, तो उस केस में ये कैसे कॉम्बिनेशन होगा पैरेलल। और पैरेलल में क्या है x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू क्या है x, तो नेट फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं F1 प्लस F2 लिख सकते हैं। F को क्या लिखेंगे माइनस KPX माइनस K1X और माइनस K2X, तो आपके पास KP क्या हो गया K1 प्लस K2 हो जाएगा। और N स्प्रिंग्स के लिए क्या हो गया, N स्प्रिंग्स के लिए आपके पास KP इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 और प्लस KN हो जाएगा। मेरी बात क्लियर। तो ये आपके पास कॉम्बिनेशन है, कभी क्वेश्चन आ जाए, हालांकि इस चैप्टर में इस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस कम आते हैं। मेरी बात क्लियर, जो क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर वो SHM में इस टॉपिक से रिलेटेड आते हैं। ओके, ये आपके पास फोर्सेस के टाइप्स थे और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। जब भी दो बॉडी किसी स्ट्रिंग से जुड़ी हो और दे आर इन मोशन, देन दोनों का एक्सेलरेशन या दोनों का वेलोसिटी सेम होता है। इस केस में A1 A2 बराबर होता है और V1 V2 भी क्या होता है बराबर होता है। लेकिन अगर दो बॉडीज, इफ टू बॉडीज आर कनेक्टेड बाय ए स्प्रिंग, देन क्या होगा, उस केस में आपके पास क्या होगा, अगर आपके पास दो बॉडीज हैं और दे आर कनेक्टेड बाय ए स्प्रिंग, A1 A2 एक्सेलरेशन है, V1 V2 वेलोसिटी है, राइट।
अगर तो मैक्सिमम एक्सपेंशन हो उसमें जितना हो सकता था, या मैक्सिमम कंप्रेशन हो जितना हो सकता था, उस केस में A1 और A2 बराबर होंगे और V1 और V2 भी बराबर। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज जब एक्सपेंशन तो है बट इट इज नॉट मैक्सिमम, तो उस केस में A1 नॉट इक्वल टू A2 एंड V1 नॉट इक्वल टू V2। उस केस में उनकी वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी दोनों की, और उस केस में एक्सेलरेशन विल बी डिफरेंट फॉर बोथ। मेरी बात क्लियर? ये आपके पास पॉइंट था कौन सा? फोर्सेस का। ये आपका फर्स्ट लॉ था। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब तक किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तब तक उसकी मोशन में कोई चेंज नहीं होगा। मेरी बात क्लियर? Force is a factor which can the change in the motion of the body। और various types of force मैंने आपको बता दिए। ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे हम वेट पढ़ते हैं, इसके अलावा स्ट्रिंग फोर्स जिसे टेंशन पढ़ते हैं, नॉर्मल रिएक्शन हुआ, स्प्रिंग फोर्स हुआ, ये सब क्या थे? नॉर्मल रिएक्शन, स्ट्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इफ वी consider a universe in which there is no atoms, there is no electrons, then there will be normal reaction, spring force, string force and friction force also will be zero, but gravitational force does not zero। okay? ये आपके पास कुछ कंसेप्ट था। नेक्स्ट अपना पॉइंट्स आता है जो वो होता है न्यूटन सेकंड लॉ, जिसके बारे में हम कल स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।